गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल सावन सर इंग्लिश। देखिए, कल की क्लास में हमने स्टार्ट किया था फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आज उसी क्रम में फ्यूचर परफेक्ट टेंस के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम करने जा रहे हैं। देखिए, कल की क्लास में हमने देखा था कि पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है, मतलब किसी काम का फ्यूचर टाइम में पूरा होना बताया जाता है। फिर हमने देखा इस टेंस की हिंदी वाक्य की क्या पहचान होती है कि हिंदी वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुका होऊंगा, चुकी होंगी आदि शब्द आते हैं। फिर हमने उसके बाद देखा कि इंग्लिश सेंटेंस की क्या पहचान है कि अगर कोई भी वाक्य इंग्लिश में लिखा हुआ है, इंग्लिश में है, तो उस सेंटेंस में समय सूचक शब्द से पहले बाय, बिफोर या बाय द टाइम आदि शब्द आ सकते हैं। तो फिर उसके बाद हमने देखा अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का क्या स्ट्रक्चर होता है, किस तरीके से अफर्मेटिव सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हम किस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं, वो मैंने बताया आपको। अब आज की क्लास में हम देखेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस प्रकार से हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट किए जाते हैं, और अगर वाक्य इंग्लिश में है तो किस प्रकार से उसमें वर्ब फिल करी जाती है, मतलब करेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम कर रहे हैं। तो देखिए, सभी स्टूडेंट्स ध्यान देंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या बोलेंगे इसको? फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और हिंदी में इसको कहेंगे पूर्ण भविष्यत काल। क्या कहेंगे? पूर्ण भविष्यत काल। देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर में हमने देखा कि सर्वप्रथम किसी भी सेंटेंस में हम लिखते हैं तो सर्वप्रथम हम क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट, उसके बाद सहायक क्रिया विल और सेल, उसके बाद विल सेल के साथ हमें परफेक्ट के लिए क्या जोड़ना है? हैव जोड़ना है, और हैव के बाद वर्ब जो है वो वर्ब की हमें थर्ड फॉर्म लिखनी है, फिर ऑब्जेक्ट और फिर रेस्ट। अब नेगेटिव सेंटेंस में क्या उसमें चेंज आएगा, देखिए आप। नेगेटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में क्या कहेंगे? नकारात्मक वाक्य। क्या कहेंगे? नकारात्मक वाक्य। मतलब सेंटेंस वही रहेगा, वो नकारात्मक होती है, उसमें एक परिवर्तन आएगा कि उस वाक्य के अंदर हिंदी में जो वाक्य लिखा हुआ है उसमें नहीं शब्द जुड़ जाएगा। क्या शब्द जुड़ जाएगा? नहीं शब्द जुड़ जाएगा। अब देखिए, इसका स्ट्रक्चर बनेगा सर्वप्रथम सब्जेक्ट, सर्वप्रथम क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। उसके बाद सहायक क्रिया विल और सेल दोनों में से एक लिखनी है। विल और सेल दोनों में से एक सहायक क्रिया लिखनी है। सेल जो सहायक क्रिया है वो आई और वी के साथ लिखनी है, और विल जो है आई और वी को छोड़कर जितने भी और सब्जेक्ट हैं उन सब के साथ क्या लिखनी है? विल सहायक क्रिया लिखनी है। उसके बाद सहायक क्रिया जो है हैव, और हैव के बाद नोट, हैव के बाद नोट। ये जो नोट है लगभग सभी जगह तीसरे नंबर पे आता है, पर यहाँ जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट विल सेल हैव, मतलब ये विल सेल हैव जो है उसको एक ही मानेंगे, क्योंकि ये परफेक्ट की सहायक क्रिया विल सेल और हैव दोनों अलग अलग नहीं है। विल सेल हैव दोनों को एक साथ लिखेंगे, एक ही मानेंगे। विल सेल हैव प्लस नोट आता है, और नोट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म आती है। थर्ड फॉर्म क्यों आती है? क्योंकि टेंस कौन सा है? परफेक्ट है। मतलब कोई भी टेंस परफेक्ट होता है उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो देखिए, सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस हैव प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट। देखो हमारे पास स्ट्रक्चर क्या बना? सब्जेक्ट के साथ विल सेल सहायक क्रिया, उसके बाद हैव प्लस नोट वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट। फॉर एग्जाम्पल हम सेंटेंस करते हैं कि कैसे वाक्य हिंदी से इंग्लिश में बनेगा। वह 5 बजे तक सभी पत्र नहीं लिख चुका होगा। क्या सेंटेंस है? वह 5 बजे तक सभी पत्र नहीं लिख चुका होगा। तो हम 5 सेंटेंस करते हैं। सेकंड सेंटेंस है मैं
मैं उससे नहीं मिल चुका होऊंगा। थर्ड सेंटेंस है मेरा भाई जयपुर नहीं जा चुका होगा। फोर्थ सेंटेंस है हम हमारा गृह कार्य पूरा नहीं कर चुके होंगे। देखिए यहाँ पर 4 सेंटेंस लिखे हैं। ये 4 सेंटेंस हमें क्या करना है, इन चारों सेंटेंस को हमें हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है इस जो ये जो स्ट्रक्चर है इसके बेस पर। देखो आप एक तरीका सीख चुके हैं, आपको पता है कि सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से करनी है, फिर सब्जेक्ट के बाद हमें जो जैसा स्ट्रक्चर बताया गया है उसी प्रकार से हमें वो स्ट्रक्चर फॉलो करना है। तो देखो सबसे पहले हम सेंटेंस लिखेंगे, वह इसके लिए क्या लिखेंगे ही, मैं के लिए क्या लिखेंगे आई, मेरा भाई को क्या लिखेंगे माय ब्रदर, क्या लिखेंगे माय ब्रदर, और हम के लिए क्या लिखेंगे वी लिखेंगे, क्या लिखेंगे वी लिखेंगे। देखो हमने सबसे पहले सभी सेंटेंस में क्या लिखा है सब्जेक्ट लिखा है, और सब्जेक्ट के बाद अब क्या लिखना है विल और सेल सहायक क्रिया है उसमें से एक लिखना है, मतलब विल हैव सेल हैव। तो देखो ही के साथ क्या लिखेंगे विल हैव, और आई के साथ क्या लिखेंगे सेल हैव, माय ब्रदर के साथ क्या लिखेंगे विल हैव, और वी के साथ क्या लिखेंगे सेल हैव, क्या लिखेंगे विल हैव सेल हैव। थर्ड बात हम क्या लगाएंगे नोट लगाएंगे, क्या लगाएंगे नोट, क्योंकि सेंटेंस कौन सा है नेगेटिव है। तो देखो ही विल हैव, आई सेल हैव, माय ब्रदर विल हैव, वी सेल हैव, आई और वी के साथ सेल, बाकी और के साथ विल। अब इसके बाद क्या लगाएंगे नोट लगाएंगे, क्या लगाएंगे नोट। तो देखो सभी वाक्यों में हम क्या लगाएंगे नोट लगाएंगे, ये नोट हमने लगा दिया है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, मतलब जो सेंटेंस में जो वर्ब है क्रिया है उसकी कौन सी फॉर्म लिखेंगे थर्ड फॉर्म। आप जानते हैं पहले से जो वर्ब होती है वो कहाँ होती है किसी भी सेंटेंस के आखिरी में होती है। जैसे यहाँ है लिख मतलब लिखना, यहाँ है मिल मिल मतलब मिलना, यहाँ है जा जा मतलब जाना, यहाँ है पूरा करना, क्या है पूरा करना। तो यहाँ पर 4 सेंटेंस है, हम इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं। देखो लिखना को क्या कहते हैं राइट कहते हैं, और थर्ड फॉर्म क्या होती है रिटर्न होती है। थर्ड फॉर्म क्या होती है रिटर्न होती है। यहाँ है मिलना, मिलना को मीट कहते हैं, और इसकी थर्ड फॉर्म होती है मेट, MET मेट, मेट मतलब मिला, क्या होगा मेट मतलब मिला। यहाँ है जाना, जाना को गो कहते हैं, और गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है गोन होती है, गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है गोन होती है। यहाँ है पूरा करना, पूरा करना को कंप्लीट कहते हैं, और कंप्लीट की थर्ड फॉर्म क्या होती है कंप्लीटेड होती है। तो देखो सभी सेंटेंस में हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी है। पहले सेंटेंस में रिटर्न, दूसरे में मेट, MET मीट माने मिलना होता है, उसकी थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म मेट होती है। यहाँ गो की थर्ड फॉर्म गोन, और यहाँ कंप्लीट की थर्ड फॉर्म हमने लिखी है कंप्लीटेड। देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म हो चुकी है। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ है सभी पत्र, क्या है ऑब्जेक्ट क्या है इस वाक्य में सभी पत्र। तो हम लिखेंगे ऑल द लेटर्स, ऑल द लेटर्स, क्या क्या ऑब्जेक्ट हो जाएगा यहाँ पर ऑल द लेटर्स सभी पत्र। यहाँ पर है उससे, अब उससे जो है यहाँ पर उससे हम कह रहे हैं मैं उससे नहीं मिल चुका होऊंगा। अगर वो मेल है मतलब पुरुष है जब तो हम हिम लिखेंगे, और अगर वो गर्ल है लड़की है फीमेल है तब हम क्या लिखेंगे हर लिखेंगे। तो आई सेल हैव नॉट मेट हर। फिर देखो मेरा भाई जयपुर नहीं जा चुका होगा, तो माय ब्रदर विल हैव नॉट गॉन टू जयपुर, क्या बनेगा जयपुर, क्या बनेगा जयपुर बनेगा। उसके बाद है हम हमारा गृह कार्य पूरा नहीं कर चुके होंगे, वी सेल हैव नॉट कंप्लीटेड हमारा गृह कार्य। तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा गृह कार्य, तो आवर होम वर्क, क्या बनेगा आवर होम वर्क। देखो
पहला सेंटेंस वह 5 बजे तक सभी पत्र नहीं लिख चुका होगा, तो ट्रांसलेट होगा ही विल हैव नॉट रिटर्न ऑल द लेटर्स। अब इसमें एक शब्द और बच रहा है 5 बजे तक, तो देखो ऑब्जेक्ट के बाद जो रेस्ट लिखा हुआ है तो ये चीज़ कहाँ पे जाएगी, लास्ट में चल जाएगी। तो 5 बजे तक, और मैंने बताया इस टेंस में तक के अर्थ में हमें क्या लिखना है, बाय लिखना है। क्या लिखना है तक के अर्थ में, बाय। तो यहाँ पे आ जाएगा बाय 5 o'clock। क्या लिखेंगे, बाय 5 o'clock, क्योंकि यहाँ अगर हमें समय का पता नहीं है, मॉर्निंग का है इवनिंग का है, तब हम वो जो टाइम होता है उसके बाद क्या लिखते हैं, o'clock लिखते हैं। उसका मतलब होता है बजे। क्या होता है, बजे। तो देखो वह 5 बजे तक सभी पत्र नहीं लिख चुका होगा, इसको ट्रांसलेट करेंगे तो बनेगा ही विल हैव नॉट रिटन ऑल द लेटर्स बाय 5 o'clock। मैं उससे नहीं मिल चुका होऊंगा, ये बनेगा आई शैल हैव नॉट मेट हर। मैं उससे नहीं मिल चुका होऊंगा। मेरा भाई जयपुर नहीं जा चुका होगा, तो माई ब्रदर विल हैव नॉट गॉन टू जयपुर। माई ब्रदर विल हैव नॉट गॉन टू जयपुर। हम हमारा गृह कार्य पूरा नहीं कर चुके होंगे, तो बनेगा वी शैल हैव नॉट कंप्लीटेड आवर होमवर्क। वी शैल हैव नॉट कंप्लीटेड आवर होमवर्क। तो देखिए ये 4 सेंटेंस है, ये हमने हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट किए हैं। चारों सेंटेंस कौन से हैं, नेगेटिव है, नकारात्मक है। आप भी ऐसे 4-5 सेंटेंस लिखकर उसको ट्रांसलेट करें, अभ्यास करें। आप जैसे ही अभ्यास करेंगे उसमें अगर कोई आपको समस्या आती है तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएंगे। अब देखिए ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में कल हमने अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ लिए हैं, आज हम नेगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं। अब नेगेटिव सेंटेंस में मैंने फॉर एग्जांपल आपको 4 सेंटेंस बताए हैं, स्ट्रक्चर लिखवा दिया है। अब पढ़ना आपको ये। अब इसके आगे नेगेटिव सेंटेंस के बाद हम शुरू कर रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। अब नेगेटिव सेंटेंस जिसको नकारात्मक वाक्य कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसको प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य में क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्य में ये जो सहायक क्रिया है वो कहाँ आ जाती है, सब्जेक्ट से पहले आ जाती है। सहायक क्रिया कहाँ आ जाती है, सब्जेक्ट से पहले आ जाती है। तो हम अब शुरू करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहेंगे प्रश्नवाचक वाक्य। क्या कहेंगे, प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। देखो इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बहुत सरल है। इसमें आप हमेशा एक चीज़ याद रखेंगे कि जो सहायक क्रिया जो है, हम जो सब्जेक्ट के बाद जो सब्जेक्ट के तुरंत बाद जो सहायक क्रिया लगा रहे हैं, उस सहायक क्रिया को हम कहाँ पे ले आएंगे, सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे। मतलब जो सहायक क्रिया हम सब्जेक्ट के तुरंत बाद लगा रहे हैं, उस सहायक क्रिया को हम कहाँ ले आएंगे, सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे। आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि अभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस उसमें नेगेटिव सेंटेंस में हमने सब्जेक्ट के तुरंत बाद विल सेल लगाया था, तो विल सेल को हम कहाँ ले आएंगे, सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे। कहाँ ले आएंगे, सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे, और उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, कोई सा भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे सहायक क्रिया सब्जेक्ट से पहले ही होगी। ये बात आप हमेशा याद रखेंगे। कोई भी वाक्य है अगर वो प्रश्नवाचक है, इंट्रोगेटिव वाला वाक्य है, तो उसमें जो सहायक क्रिया आने वाली है वो सहायक क्रिया कहाँ पे होगी, सब्जेक्ट से पहले होगी। उसके बाद हैव, फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म। वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। मतलब सहायक क्रिया विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट। ये क्या है, ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट। फॉर एग्जाम्पल देखिए, लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क हम लगाएंगे। क्या वह कपड़े धो चुकी होगी। क्या है, क्या वह कपड़े धो चुकी होगी। सेकंड है, क्या धीरज बाजार जा चुका होगा। क्या सेंटेंस है, क्या धीरज बाजार जा चुका होगा। थर्ड सेंटेंस है, क्या लड़कियां नाच चुकी होगी। क्या सेंटेंस है,
क्या लड़कियां नाच चुकी होगी। चौथा है क्या खिलाड़ी खेल चुके होंगे। क्या खिलाड़ी खेल चुके होंगे। देखिए यहाँ पर हमने 4 सेंटेंस लिखे हैं। ये चारों सेंटेंस क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के हैं। और कौन से टाइप के सेंटेंस हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो देखिए हम इनको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। कितने सरल तरीके से हम इस स्ट्रक्चर से इनको तुरंत हम ट्रांसलेट कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले सहायक क्रिया विल से लिखेंगे, दोनों में से एक लिखेंगे। अब ये किसके आधार पे आएगा, सब्जेक्ट के आधार पे। तो हम देखेंगे इसमें सब्जेक्ट क्या है वह, तो हम क्या लिख देंगे विल। यहाँ क्या है धीरज, यहाँ भी क्या लिख देंगे विल। यहाँ भी लड़कियाँ हैं तो यहाँ भी क्या आएगा विल। और यहाँ भी खिलाड़ी तो यहाँ भी क्या आएगा विल। तो देखो हमने सभी सेंटेंस में सहायक क्रिया लिखी। तो इसके बाद सब्जेक्ट वह क्या लिखेंगे सी, क्योंकि यहाँ क्या है ये फीमेल है सी। फिर यहाँ क्या है धीरज, सब्जेक्ट क्या है धीरज। यहाँ है लड़कियाँ तो द गर्ल्स, क्या है सब्जेक्ट द गर्ल्स। और खिलाड़ी तो खिलाड़ी को क्या कहेंगे प्लेयर, तो प्लेयर्स। देखो सभी सेंटेंस में हमने सहायक क्रिया विल सेल और सब्जेक्ट लिख दिया। उसके बाद क्या लिखेंगे हैव लिखेंगे। तो देखिए हैव 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 हैव। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, दोनों को क्या कहते हैं वास कहते हैं। और क्या बनेगा ये वास्ड। जाना को गो कहते हैं, इसको क्या बनेगा गोन। नाचना को डांस कहते हैं और ये क्या बनेगा डांस्ड। और खेलना को प्ले कहते हैं और ये क्या बनेगा प्लेड। क्या बनेगा प्लेड। तो देखिए विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर रेस्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या आएगा कपड़े। इस सेंटेंस में क्या है कपड़े। तो देखो हम सीधा सीधा लिखेंगे द क्लॉथ्स, क्लॉथ्स भी लिख सकते हैं। यहाँ है गोन टू द मार्केट। यहाँ है, यहाँ इस सेंटेंस में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। और ये जो सेंटेंस है इसमें भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। पहला सेंटेंस है क्या वह कपड़े धो चुकी होगी। तो इसका हिंदी इंग्लिश में बनेगा विल सी हैव वॉश्ड द क्लॉथ्स। और ये सेंटेंस यहीं पूरा हो जाएगा। अगला है क्या धीरज बाजार जा चुका होगा। तो ये सेंटेंस बनेगा विल धीरज हैव गॉन टू मार्केट। थर्ड सेंटेंस है क्या लड़कियां नाच चुकी होगी। ये बनेगा विल द गर्ल्स हैव डांस्ड। क्या खिलाड़ी खेल चुके होंगे। ये बनेगा विल द प्लेयर्स हैव प्लेड। देखो यहाँ पर 4 सेंटेंस है। चारों सेंटेंस हमने हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट किए हैं। किस के आधार पर, स्ट्रक्चर के आधार पर। तो देखिए आज हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस किए हैं। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में कोई अंतर नहीं है। मतलब अगर कोई भी सेंटेंस इंट्रोगेटिव भी है नेगेटिव भी है तो करना क्या है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम और इसके मतलब सब्जेक्ट और इसके बाद क्या लगा देंगे नोट लगा देंगे। मतलब जैसे भी हमने नेगेटिव में देखा कि विल सेल हैव प्लस नोट, तो हैव के बाद क्या लगा देंगे हम नोट लगा देंगे। तो देखो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस प्रकार हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट किए जाते हैं, किस प्रकार से इसकी पहचान होती है, किस प्रकार से इसका अर्थ होता है, हम देखा इसके स्ट्रक्चर से देखे हैं। तो देखो आज की क्लास में इतना ही। कल हम मिलेंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस हमारा पूरा हो गया है। अब कल की क्लास में हम मिलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के साथ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के साथ। अभी हमारे 9 टेंस पूरे हो गए हैं। अब मात्र हमारे 3 टेंस बचे हुए हैं। 3 टेंस की क्लासेज होती, 3 टेंस की 6 क्लासेज होती। टेंस का जो है पूरा शेड्यूल चैप्टर जो है यूट्यूब साउंड सर इंग्लिश जो चैनल है उस पर मिलेगा आपको। आप जब भी चाहें किसी भी क्लास को खोलकर आप ओपन करके पढ़ सकते हैं। तो ये 9 टेंस कंप्लीट हुए हैं। अब हम अगली कक्षा में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।